हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लास्ट चार्टर एक्ट था। इससे पहले का चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था, उसने गवर्नेंस सेंट्रलाइज की थी। लेकिन 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के हर एक प्रोविजन को डिटेल में कवर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर सेपरेटेड। दिस एक्ट एडेड 6 न्यू मेंबर्स and it created Indian Legislative Council, and this council functioned like a mini parliament. तो इस एक्ट से पहली बार गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग किए गए। 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए जो सिर्फ कानून बनाने का काम करते थे। इससे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जन्म हुआ, जो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा। तो इस एक्ट के आने से पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल ही लॉ बनाती थी और उसको एग्जीक्यूट भी करती थी। यह एक तरह का पावर कंसंट्रेशन था जो डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम क्रिएट कर रहा था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने सोचा लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन अलग होने चाहिए ताकि कोई भी पावर मिसयूज ना करे। इसी का सॉल्यूशंस निकालने के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग कर दिए और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह कानून बनाता था। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन को। तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट। इंडियंस अलाउड टू कम्पीट एंड मैकुलर कमिटी फॉर्म्ड टू फ्रेम गाइडलाइंस। यानी कि इस एक्ट से पहली बार सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंडियंस भी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते थे जो पहले अलाउड नहीं था। और 1854 में मैकुलर कमेटी को अपॉइंट किया गया इसके गाइडलाइंस बनाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 1833 के चार्टर एक्ट ने एक फाउंडेशन दी जो सिविल सर्विसेज में फेयरनेस और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का आइडिया प्रमोट करती थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था उस समय। जबकि 1853 के चार्टर एक्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम शुरू हुआ। आगे जाके ये सिस्टम इंडियन सिविल सर्विसेज का बेस बना और आज का यूपीएससी सिस्टम भी इसी पर बेस्ड है। तो पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपनी मर्जी से सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट करते थे जो बायस्ड और करप्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा था। लेकिन इस एक्ट से ओपन कंपटीशन से बेस्ड और टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करने का प्रावधान बनाया गया। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविजन को। तो दिस एक्ट अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटोरीज, बट नो फिक्स्ड पीरियड मेंशन्ड फॉर कंपनी रूल, एंड इट इंडिकेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड टर्मिनेट कंपनी रूल एनी टाइम। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया का कंट्रोल कंटिन्यू करने की परमिशन दी, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर दी गई कि जब चाहे कंपनी रूल को वो ख़त्म कर सकती है। तो हम अपने अगले वीडियो पे देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन को। तो इस एक्ट में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस्ड, and out of 6 new legislative members, 4 members appointed by provincial governments of मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यानी कि पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स में से 4 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट कर रही थी और वो प्रोविंसेस थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो देखिए, पहले सारा डिसीजन मेकिंग ब्रिटिशर्स के हाथ में था, यानी कि सारे फैसले ब्रिटिश ऑफिशियल्स लेते थे, जो एक तरह का अनफेयर था। इंडिया के लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था।
लेकिन इस एक्ट के बाद 4 इंडियन प्रोविंसेज को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव्स देने की परमिशन मिली। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बनाने में अब मदद करने लगे। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 तक डेवलप हुआ। आज राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इसी आइडिया पर बेस्ड हैं। तो आज हम लोगों ने कवर किया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के हर एक प्रोविज़न को। तो ये एक्ट एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में मेजर रिफॉर्म्स लेके आया। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग किया, सिविल सर्विसेज में फेयर कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया, कंपनी का रूल एक्सटेंड किया और लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार दिया। अगर आपको इस एक्ट के प्रोविज़न को याद करने के लिए कोई ट्रिक या निमोनिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और बात, मैं ये नोट्स लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी बुक से तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।